ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के बिल्कुल स्पष्ट है। हर गांव के अंदर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, हर युवा को ये अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की पहचान और बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे, इसका निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा निर्णय है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 प्रस्तावों का अनुमोदन करा गया है। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो, ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान का रेगिस्तान और जो अनउपजाऊ जो जमीन है उसके ऊपर सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगेंगे। हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे और जहां जहां ये सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां के विद्यालय, वहां के गांव के अंदर पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा, इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री गजराज जी ने निर्णय लिया है कि कम तोल, तेज रफ्तार और उससे राजस्थान को 100% फायदा, ऐसा निर्णय वहां पे लिया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने एक्सप्रेस टोल रूल 2015 को अमेंड करा है और अब जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे, उससे डायरेक्ट सेविंग होगी। एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से लगेंगे, जिससे सड़कों का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा में ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ये नए राजस्थान की तस्वीर है जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए यहां पर दुनिया भर के लोग आए, ऐसा राजस्थान में बनाना है। जयपुर के टोंक रोड पर तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। 7000 सीट का ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यहाँ पे 2 होटल होंगे, एक 5 सितारा, एक 4 स्टार, IT की टावर्स होंगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का मंडपम बनाया है जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। 36 महीने के अंदर सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा
मात्र 1.5 साल के अंदर उद्योग के अंदर, टूरिज्म के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी करी। इस कन्वेंशन सेंटर से नए रोजगार उत्पन्न होंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर होंगे, सप्लाई चेन के अंदर होंगे, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर होंगे, आईटी सेक्टर के अंदर होंगे। जहाँ है राजस्थानी जो हैदराबाद में, बैंगलोर में काम करते हैं उनको यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। जो लोकल व्यापारी है उनको मजबूती मिलेगी और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जयपुर को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और मजबूती से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक विश्वकर्मा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब बढ़े, उसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को आज अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगी। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको बढ़ोतरी मिलेगी और इससे लोकल जॉब क्रिएट होगी, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ का बजट रखा गया है। उसके साथ हमारे बहुत सी हवाई पट्टियां ऐसी हैं राजस्थान में जिनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है आज की तारीख। जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, उसके लिए एरो स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर टूरिज्म को स्वीकृति दी गई। इसके लिए नीति बनाई गई और उस नीति के अंदर बहुत कम दाम पर हम जो एयर स्ट्रिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कम हो रहा है वो एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम कंपनीज को देंगे, जिसमें मात्र 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगेगा और 6 लाख रुपए तक की कंसेशन मिलेगा प्रति वर्ष। और पहले 5 साल और उसके बाद अगले 10 साल तक उनको रियायती दर पे उनको लोन मिलेंगे। 20 वर्ष अधिकतम 20 वर्ष तक की ये लीज होगी और 2000 वर्ग मीटर तक की भूमि एडवेंचर टूरिज्म के लिए दी जा सकती है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या ग्लोबल बिजनेस हो, उसमें राजस्थान को अवसर मिल रहा है। एक नया मॉडल बन रहा है राजस्थान के अंदर, जहां हर परिवार, हर गांव के अंदर मजबूती पहुंच रही है। ये एक नया राजस्थान है जो 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राजस्थान बने, उसके लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। हर साल आकलन होगा, हर विभाग का आकलन होगा और निर्धारित बजट के ऊपर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे आगे मैं चाहूंगा मेरे साथी योगराम जी आपको कैबिनेट को ब्रीफ करें। नमस्कार साथियों, आपने हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय नंदन साहब से भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय किए उसकी जानकारी हुई। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है
कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जाए, आम आदमी की पहुंच तक किया जाए, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें पीजी स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही साथ सवाई मानसिक चिकित्सालय में जो कैंसर संस्थान चल रहा है वो भी इसके अंदर में आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मिलेगी और हमारा शासन का प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो इस RIMS के अध्यक्ष होंगे और इसी की तर्ज पर एक खोज समिति बनेगी जो फैकल्टी का आने का नियुक्ति करेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी और स्टाफ हो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में इसका संचालन होगा। इस संस्थान की स्थापना से राजस्थान में मेडिकल साइंसेज में क्रांति आएगी। एम्स हमारा यूपी में है और राजस्थान में कहीं नहीं है और दूसरा एम्स की तर्ज पर ही जयपुर में विकसित होगा। इसके साथ ही साथ आज कैबिनेट में एक सबसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जाए, इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आदम में लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे, इसी का मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के तहत विशेष रूप से सामाजिक, सार्वजनिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं के साथ साथ निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, समाचार पत्रों आपके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा सरकारी विभागों को भूमि आवंटन के प्रावधान किए गए, पहले की नीतियों में नहीं थी। विभिन्न सामाजिक उपयोगी भूमि आवंटन आरक्षित दर की LEC जिसको बोलते हैं DFC रेट से 40% दर पर किया जाएगा। रिको और आवासन मंडल भी इस आवंटन भूमि के संबंध में अपने निर्देश जारी करेंगे। राजकीय विभागों भी निःशुल्क भूमि मिलेगी, जैसा भी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया। पर्यटक राजस्थान के लिए सबसे उपयोगी है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पूर्व की 2015 की नीति थी उसमें हितधारकों की संशोधन करके इस नीति को प्रभावी बनाया जाएगा। मित्रों, राजस्थान सर्वांगीण रूप से विकास करे, राजस्थान विकसित और समृद्ध करे, इस सब के लिए हम प्रयत्नशील हैं, परंतु उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान का जो हमारा GDP बढ़े, हमारा कर्मचारी भी साथ साथ खुश हो, सहयोग करे और हम लोग अगर काम
काम करेंगे तो प्रकृति भी साथ देती है। और राजस्थान इस लिहाज से इस वर्ष और पूर्व वर्ष की गत वर्ष की बात बेनिफिटेड है, बरसात हुई है। राजस्थान विधानसभा में सुरक्षा सवल जो हमारे सुरक्षा में जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं उनके पदोन्नति से संबंधित कुछ विसंगति थी, इसको ठीक किया गया है। मार्शल के पद पर जो आप अभी देखते हैं मार्शल महोदय, उनको 5 वर्ष सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत को मार्शल का पदोन्नति मिलती थी। अब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए द्वितीय पदोन्नति अतिरिक्त मार्शल का पदोन्नति मिल पाएगी, ये एक संशोधन किया गया है। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सेक्रेटरीट में सुरक्षा सेवक में अतिरिक्त मार्शल के पद के साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष तक फुल सर्विस को आधार पर भी राजस्थान विधानसभा सेवा भर्ती में मंजूरी दी गई है, ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस गत वित्तीय वर्ष में 2 वर्ष का अनुभव जिन्हों दी गई है, पहले नियम नहीं था, उसमें शिथिलता प्रदान की गई है, ताकि हमारे विधानसभा का जो सेक्रेटरी है वो भी चल सके। मित्रों, हाँ, साथ साथ एक महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट में आगामी विधानसभा के सत्र में जो 1 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है, उसमें रखे जाने वाले विधेयकों के संबंध में भी चर्चा हुई है। 3 विधेयक जो हमारे प्रवर समिति के सामने विचार तीनों आएंगे, दूसरे विधेयक और भी आएंगे। साथ ही साथ आज में यह भी निर्णय हुआ है खाली कि आगामी 25 और 26 अगस्त को हमारे जितने भी सांसद है, सांसद प्रत्याशी है, हमारे विधायक है, विधायक प्रत्याशी है, और हमारे जिलाध्यक्ष, उनके साथ समन्वय बैठक चलेगी। 3 दिन 2 दिन चलेगी, एक दिन 3 संवाद और एक दिन 4 संवाद, और इस तरह 7 संवादों की बैठक होगी। मित्रों, आजकल सुर्खियों में है, हम आपसे विनम्रता से निवेदन करते हैं, हमारा संकल्प है राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन। इसमें हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, नियमों की, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की, इन सब की पालना करते हुए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, इनके डिलिमिटेशन हो या परिसीमन का कार्य भी निरंतर चल रहा है, अंतिम चरण में है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो सुप्रीम कोर्ट को जितना सफल पालना करेंगे और ओबीसी वर्ग को जितना रिजर्वेशन मिल रहा है उसका निर्धारण होगा। उसके उपरांत नियमानुसार यथा समय पूर्ण रूप से पारदर्शिता और नियमानुसार नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, पंचायत राज के सभी तीनों स्तर का चुनाव होंगे। ये मुख्य थे। साथ ही साथ राजस्थान में मत्स्य अधिनियम 1953 का बना हुआ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। मछली को अनावश्यक रूप से मारना अपराध की श्रेणी में लाया गया है, और इसमें संशोधन करके जो परमिशन से या उत्पादन के रूप में कमर्शियल यूज में करते हैं, उसके अलावा कोई मारता है, कोई जहर देता है, उसको अपराध की श्रेणी में लाए। ये मोटे मोटे निर्णय आज की कैबिनेट हो गए। मैं मेरे बड़े साथी आदरणीय बाबूलाल से निवेदन करूंगा कि कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय और लिए उसका आपके सामने मुद्दा है। नमस्कार साथियों, आज की कैबिनेट के बैठक का जो निर्णय हुए वो हमारे दो साथियों ने आपके समक्ष रखे। मैं भी आपके सामने जनजाति से जुड़े हुए कुछ निर्णय भी हुए उस संबंध में विषय रखूंगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राज्य की सभी 3 डिस्ट्रिक्टों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA को RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित पुनर्भुगतान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम उत्कृष्ट अभियान DAJGAU को प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों जनजातीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका उस अंतराल को दूर करना है, क्योंकि बहुत अंतराल है जनजातीय क्षेत्र में आज भी बहुत आवश्यकता है जो होने चाहिए, अपने काम नहीं है, उसको दूर करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। इस योजना में ऐसे गांवों को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें से कम 50% आदिवासी निवास है। साथ ही आकांक्षी जिले के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है। यहाँ पर आज भी बिजली से लोग वंचित हैं और इस योजना का मकसद ये है कि उन गांवों को वहां तक बिजली पहुंचा करके उन गांवों में उजाला पहुंचाया जाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ऐसा आज का निर्णय लिया है। ऐसे कुछ परिवार हैं 24,308 और आदिवासी परिवार एवं साधु संस्थान 84 वो लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार आपने सबने देखा है कि कुछ परियोजनाएं बनती है, पेयजल परियोजना बनती है, सिंचाई परियोजना बनती है और बनती है तो वहां विस्थापन होने वाले व्यक्ति को पुनर्वास के लिए जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता तो है, लेकिन वो लोग वंचित रह जाते हैं जो नीलाना के जमीन में बसे हुए हैं, चरागाह में बसे हुए हैं या वन भूमि में, वो रिकॉर्ड में नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 योजना जैसे हथियार एवं कर्मणी खुद 323 मकानों के पुनर्वास हेतु 6.89 करोड़ की विशेष अनुदान राशि स्वीकार की, मंजूर की, मंत्रिमंडल ने स्वीकार की। लंबे समय से चारागाह मैंने आपको बताया दिया। इसी प्रकार बृहद परियोजना गाय मुख्य नहर RD 32.00 और 89.40 किलोमीटर भूमि आवती है जो अटलू तहसील में, यहाँ पर भी ये स्थिति। यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन लोगों को लाभ देने का काम किया। इससे एक ये होगा कि अब जितनी भी योजना बनेगी उन योजना में जो ये वंचित रह रहे थे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, ताकि कम से कम वो लोग बेहतर पर होते हैं, उनको लाभ नहीं मिलने के बाद वो एक तरह से घर से जाते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दी और मंत्रिमंडल ने इसकी सहमति देने के बाद में आज उनको लाभ मिलेगा तो ये लोगों के लिए वरदान साबित होगा। आज के इस अवसर पर इतना ही, धन्यवाद सभी को। टोल वाला एक टोल वाला आपने एनेक्स कर दिया था, एक्सप्रेस वे पे स्टेट गवर्नमेंट के बनाया वो नहीं किया एक्सप्रेस वे स्टेट से जो बनाया एक्सप्रेस वे है और स्टेट आगे तो एक्सप्रेस वे बनाया। आपने कहा भविष्य को रिलेशन को लेकर बात की कि एक तो काश्मीर में लगातार अपने सिलसिले का काम आगे बढ़ा रहा है, वो मनसा से एकदम जल्दी कराएंगे। आयोग की भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमानुसार करेगा, हम लोग भी नियमानुसार कानून के अनुसार काम करेंगे और हमारा संकल्प को पूरा कोई टकराव नहीं है। टकराव की संभावना ये चुनाव की, क्योंकि जो उन्होंने 3 नवंबर निकायों के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका टाइम दिया है, 29 अक्टूबर उन्होंने वो दिया है, महीना भर लगभग इस पूरी प्रक्रिया